नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। साइबर ठगों ने नोएडा में एक रेलवे के रिटायर्ड जीएम को 24 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किया और इस दौरान ठगों ने लगभग 52,50,000 रुपए की ठगी की। ठगों ने फोन पर कहा कि आपके पार्सल में ड्रग्स है और दाऊद से संबंध बताया और मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर वारदात को अंजाम दिया। कैसे इस ठगी को अंजाम दिया गया और कैसे साइबर ठगी होती है, डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, पूरी कहानी आपको समझाएंगे इस रिपोर्ट में। देखिए, फर्जी अफसर, फर्जी ड्रग, फर्जी अरेस्टिंग, पूर्व रेलवे जीएम डिजिटल अरेस्टिंग। डिजिटल अरेस्ट ठगी का वो नायाब तरीका जिसके शिकार सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही बन रहे हैं। वो भी ऐसी वैसी हस्तियां नहीं, बल्कि कोई आर्मी का पूर्व अफसर तो कोई रेलवे का पूर्व अधिकारी। कुछ ऐसी ही डिजिटल अरेस्टिंग का शिकार हुए नोएडा में रहने वाले पूर्व रेलवे जीएम। ये टोटल ट्रैप तो 36 घंटे रहा था, लेकिन इसमें बीच में उन्होंने मुझे अपने काम के लिए बीच में जाने दिया और मुझे बैंक में आरटीजीएस कराने के लिए, जिससे पैसा ट्रांसफ़र है, लेकिन तब भी उन्होंने वीडियो कॉल पूरी ऑन रखी मुझे, आपके साथ हैं वरना आपकी भी जान को खतरा है और हो सकता है उन लोगों की भी जान को खतरा हो जाए। अगले दिन तक जब मैं इतने घंटे डिजिटल अरेस्ट में रहा तो मेरी माइंड की फैकल्टीज़ काम करना कम हो गई थी। तो कई चीज़ें मुझे लग रहा था कि गलत है कि आरबीआई कैसे चेक करेगा, और वो भी कोडेड अकाउंट्स में जाने के बाद में कि उससे कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। मैंने उनसे पूछता भी था, लेकिन वो कुछ साधारण सा जवाब दे देते। नोएडा के सेक्टर 76 में रहने वाले प्रमोद कुमार एक फोन कॉल के बाद इस ट्रैप के शिकार बने। 9 मई को उनके पास रिकॉर्डेड मैसेज आया। उस मैसेज में और फिर कॉल पर क्या हुआ, खुद प्रमोद से सुनिए। इससे पहले मेरे पास एक रिकॉर्डेड मैसेज आया, उसमें कहा कि आपका एक पार्सल अनडिलीवर्ड है और डिटेल्स के लिए 1 प्रेस करिए। जैसे ही मैंने 1 प्रेस किया तब उसमें एक फेडेक्स का एम्प्लॉई आया, उसने अपना आइडेंटिटी कार्ड नंबर भी दिया और उसने कहा कि आपका एक पार्सल ताइवान में पकड़ा गया है। मैंने कहा मैंने तो कोई फ़ॉरेन में भेजा ही नहीं है पार्सल। तो उसने कहा नहीं, आपने 5 या 3 तारीख को मुंबई से भेजा है। और मैंने कहा कि ऐसा नहीं है। उसने कहा आपके आधार कार्ड का क्या नंबर है, तो मेरा आधार कार्ड नंबर लेके उसने पूरा मुझे बताया कि आपका ही आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और नाम से भेजा गया है, जिसके अंदर में 4 पासपोर्ट, 3 क्रेडिट कार्ड, कुछ कपड़े और 100 ग्राम नारकोटिक्स है। तो आप ऐसा करिए कि ये मुंबई क्राइम में रिपोर्ट कर दीजिए। मैंने कहा आप कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तो करेंगे, लेकिन आपकी सेफ़्टी के लिए है कि मुंबई क्राइम में कर दें। जो उसने नंबर दिया मैंने उस पर डायल किया। वहाँ पर जो ऑफिसर्स आए वो मुंबई क्राइम के भी थे, सीबीआई के भी थे, और 3 लोगों ने डिफरेंट बात की मुझसे। एक बार जब फोन पर प्रमोद साइबर ठगों से जुड़ गए, फिर वापस उन्हें भी कुछ सोचने का मौका नहीं मिला। साइबर ठगों का स्टार्टअप कुछ इस तरह तैयार किया गया था जैसे सब कुछ एकदम असली हो। शुरू में तो नॉर्मल कॉल थी, जब तक मैंने मुंबई क्राइम को भी नॉर्मली कॉल लगाई थी, लेकिन जब पूरा सुनने के बाद उन्होंने कहा कि अभी आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है, अब आप वीडियो कॉल पर आ जाइए। पहले उन्होंने स्काइप पे कोशिश की, जब स्काइप पे नहीं हुआ तो उन्होंने व्हाट्सएप वीडियो पे किया। रेलवे के इतने बड़े पूर्व अफसर रहे प्रमोद को एक पल के लिए भी नहीं लगा कि वो किसी ट्रैप में फंस गए हैं, क्योंकि सब कुछ एकदम रियल था। ऊपर से ड्रग्स जैसे शब्द उन्हें डरा रहे थे। तो आपको इस दौरान लगा नहीं कि आपको ट्रैप किया जा रहा है, ठगी का शिकार हो रहे हैं जिस तरीके से, या इससे पहले इस तरीके के कोई केसेस सुने हो आपने? नहीं, मैंने तब तक इस तरह का केस नहीं सुना था। जब उन्होंने मुझे सीबीआई का भी एक लेटर दिया था और मुझसे पढ़वाया था, कि जिसके अंदर लिखा था कि आपसे कुछ आपके जो, क्योंकि पार्सल के बाद में उन्होंने ये बताया कि मेरे नाम के कुछ बैंक अकाउंट्स हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए यूज़ हुए हैं, और उन्होंने नवाज़ मलिक और दाऊद इनके नाम लिए थे। जब उनके नाम लिए थे तो मैं डर गया था, और सीबीआई लेटर में लिखा था कि ये अगर इंफॉर्मेशन जो उन्होंने दी है मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए, अगर किसी से भी डिस्क्लोज़ करूँगा तो आई कैन बी सब्जेक्टेड टू 3 to 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। यानी साइबर ठग सिर्फ पुलिस, सीबीआई और कस्टम अफसर ही नहीं बन रहे,
बल्कि अंडरवर्ल्ड के नाम का भी इस्तेमाल किया जाता है ठगी के दौरान। फिर आरबीआई का फर्जी लेटर भेजकर विक्टिम को ये एहसास दिलाया कि कहानी में कहीं कोई झोल है। तो कुल अकाउंट में अगर बात करें, कितने अकाउंट में कितना पैसा था और क्या कुछ बोलकर उन्होंने ट्रांसफर कराया आपसे? ट्रांसफ़र करने के लिए उन्होंने अगले दिन एक आरबीआई का मुझे लेटर दिया और मुझसे पढ़वाया। उसमें लिखा था कि आपके अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी सस्पेक्टेड है, तो उसकी जांच के लिए आपको सारा अपना पैसा 82% ऑफ द अमाउंट आपको आरबीआई के कोडेड अकाउंट्स में भेजना पड़ेगा। और उसमें जांच करते ही, जांच बहुत जल्दी होती है और जांच होने के ही 15 मिनट के अंदर में ही आपका पैसा वापस आ जाएगा। और जो आपका लिक्विडेशन के लिए नुकसान हुआ है वो भी आरबीआई पूरी भरपाई करेगा 70% तक। सर, यानी पूरी तरीके से लेटर भी आपको ओरिजिनल सर्कुलेट किए, जो फर्जी लेटर बाद में मिले, और जो लोग थे जो बात कर रहे थे वो भी फर्जी थे। इस दौरान उनकी बातचीत, उनके व्यवहार, उनके टॉक से पैसा लेने तक आपको बिल्कुल भी उन 36 घंटों में 1 मिनट भी नहीं लगा कि ट्रैप है ये पूरी तरीके से? नहीं, मैं बिल्कुल मेंटली कन्विंस हो चुका था कि ये जेन्युइन पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि 3 अलग अलग रैंक के थे। एक कांस्टेबल रैंक का था जिसका नाम उसने बताया था नरेश गुप्ता बनर्जी, और एक एसआई लेवल का था जो पाटिल था, और एक डिप्टी कमिश्नर लेवल का था जिसने अपना नाम बताया था बाल सिंह राजपूत। और सीबीआई के लेटर में भी तीनों के नाम लिखे हुए थे। तो मैं जेन्युइन था, और उसी तरह से जैसे क्योंकि मैं सरकारी ऑफिशियल रहा हूँ, उसी तरह से उन्होंने दिखाया कि जब सब इंस्पेक्टर उसके डिप्टी कमिश्नर के रूम में जा रहा था तो मैं एक कमिश्नर सर कह के जाता था, नॉक करता था, 1 आध मिनट वेट के बाद वो कहते थे कि आ जाइए, और तब इस तरह से हो रहा था। और जो बाकी लोग तो हिंदी में ही बात कर रहे थे, लेकिन राजपूत कम्प्लीटली इंग्लिश में बात कर रहा था। उसकी एक्सेंट और उससे लगा कि मतलब वो काफ़ी एजुकेटेड नाम है, और वो क्योंकि डॉक्टर राजपूत भी लिखता था, और पूरा मैं कन्विंस था कि मैं जेन्युइन लोगों से। प्रमोद कुमार कोई पहले शख्स नहीं है जो डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठगी का शिकार हुए, बल्कि ठीक इसी तरह एक लेडी डॉक्टर को शिकार बनाया गया था। ये मैंने ट्रांजैक्शंस फ्राइडे को दोपहर में किए थे, और मैं सोच रहा था क्योंकि जेन्युइन है। सैटरडे मॉर्निंग को जब मैंने नॉर्मल न्यूज़पेपर पढ़ने लगा तो मैंने देखा कि टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था कि एक लेडी डॉक्टर के साथ 45 लाख की ठगी हुई है। जैसे ही मैंने डिटेल पढ़ा तो मैंने देखा कि 100% वही डायलॉग यूज़ किए गए थे जो मेरे साथ यूज़ किए गए थे। तब मैं समझ गया कि ये ठगी हुई है। तब मैंने इमीडिएटली साइबर क्राइम हेल्प में ये कंप्लेंट लॉन्च की। 36 घंटे की डिजिटल अरेस्ट और करीब 52,50,000 की ठगी, वो भी डिजिटल अरेस्ट के नाम पर। ये साइबर ठगों का वो नया हथियार है जिसके जरिए साइबर ठग फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं। अगर आप भी कभी ऐसी सिचुएशन का शिकार बने तो कभी भी लेन देन से पहले स्थानीय पुलिस को जरूर संपर्क साध, नहीं तो आप भी साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। जौनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का बच्चों को लेकर लगाव एक बार फिर से नजर आया है। जहां मोदी योगी की गेटअप में 2 बच्चों को देखकर वो काफी खुश हुए और भाषण रोककर उन दोनों से बातें करने लग गए। देखिए रिपोर्ट। दोनों मोदी योगी बन के आ गए। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया किया आपने। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान जौनपुर में रैली करते वक्त पीएम मोदी की मंच से 2 बच्चों पर नजर पड़ी और उन्होंने अचानक भाषण रोककर उन दोनों की तारीफ करना शुरू कर दिया। दरअसल ये दोनों बच्चे मोदी और योगी की तरह बनकर रैली में आए थे। ये क्या बढ़िया मोदी योगी बना लाए हो भाई। और ये मोदी तो इतना सुंदर लग रहा है, क्या बढ़िया मेकअप किया है भाई। पीएम मोदी की रैली में सबसे ज्यादा ध्यान 2 बच्चों ने खींचा। ये बच्चे पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की वेशभूषा में पहुंचे थे। एक बच्चा पीएम मोदी की तरह कुर्ता और उसके ऊपर जैकेट पहने हुए था
उसके बाल और दाढ़ी भी बिल्कुल पीएम मोदी जैसे ही दिख रहे थे। उसने कमल के फूल वाला पटका गले में पहना हुआ था और साथ ही वैसा ही सिंबल उसकी जैकेट पर भी नजर आ रहा था। ये बच्चा पीएम मोदी की तरह ही हाथ दिखाकर सभी का अभिवादन कर रहा था। दोनों ही बच्चों को देखकर पीएम मोदी इनके फैन हो गए। दोनों मोदी योगी बन के आ गए। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया किया आपने। दूसरा बच्चा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गेटअप में पहुंचा था। बच्चे ने सीएम योगी की तरह की भगवा रंग का कुर्ता पहना हुआ था। वो देखने में हूबहू सीएम योगी आदित्यनाथ जैसा लग रहा था। उसने अपने माथे पर टीका लगाया हुआ था। योगी के गेटअप में रैली में पहुंचा बच्चा भी अपना हाथ दिखाकर लोगों का अभिवादन करता नजर आया। दोनों ही बच्चों को देखकर पीएम मोदी काफी खुश हुए। उन्होंने इन दोनों ही बच्चों के गेटअप की खूब सराहना की। इन नन्हे बीजेपी समर्थकों को देखकर पीएम मोदी भी बहुत खुश हुए। मंच से पीएम मोदी ने दोनों की तारीफ करते हुए कहा, ये क्या बढ़िया मोदी योगी बना लाए हो भाई। ये क्या बढ़िया मोदी योगी बना लाए हो भाई। पीएम मोदी ने कहा कि सब अखबार वालों की नजर मुझसे हट गई और आप पर आ गई। बढ़िया है, ये मोदी को तो हाथ हिलाना भी आ गया। ये क्या बढ़िया मोदी योगी बना लाए हो भाई। और ये मोदी तो इतना सुंदर लग रहा है, क्या बढ़िया मेकअप किया है भाई, और हाथ भी बढ़िया। वाह, दोनों मोदी योगी बन के आ गए। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया किया आपने। देखिए सब अखबार वालों की नजर मेरे से हट गई, आप पर आ गई। बढ़िया है, वाह, ये मोदी को तो हाथ हिलाना भी आ गया है। जौनपुर की ही जनसभा में पीएम मोदी की नजर एक आर्टिस्ट बच्चे पर भी पड़ी। ये बच्चा पीएम मोदी का स्केच बनाकर लाया था। पीएम मोदी ने इस बच्चे के स्केच की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें ये तस्वीर बहुत पसंद आई। साथ ही मंच से उस बच्चे से वादा भी किया कि वो उसे चिट्ठी जरूर लिखेंगे। पीएम मोदी ने उस आर्टिस्ट बच्चे को ये भी कहा कि जब वो इतनी अच्छी तस्वीर बना सकता है तो उससे अपनी पढ़ाई भी इसी में करनी चाहिए और भविष्य में एक अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहिए। जरा कोई इस बच्चे से फोटो ले लीजिए। उस बच्चे को इतने प्यार से आया है। बेटे थोड़े आगे आ जाओ तुम, बेटा आगे आ जाओ थोड़ा। जरा एसपी जी वाले आप उसको बेचारे को परेशान मत करो। देखिए कितना बढ़िया स्केच बना के लाया है। वाह, खुद बनाते हो बेटा, खुद बनाते हो हैं? तो अच्छा, पीछे तुम्हारा नाम लिखा है? पीछे तुम्हारा नाम पता लिखा है? हाँ, तो मैं चिट्ठी लिखूंगा तुझे। देखिए तुम इतना अच्छा बनाते हो तो पढ़ाई भी उसी में करना, तुम बहुत अच्छे आर्टिस्ट बनोगे। ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने सभा में अपनी तस्वीर लिए किसी बच्चे को देखा हो और उससे बात न की हो। पीएम मोदी न सिर्फ उसकी तारीफ करते हैं बल्कि पहली फुर्सत में उससे चिट्ठी लिखकर उसका हौसला भी बढ़ाते हैं। यही वजह है कि आज युवाओं में ही नहीं बल्कि बच्चों में भी पीएम मोदी का बड़ा क्रेज है और छोटे बच्चे भी पीएम मोदी को काफी पसंद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि विपक्षी गठबंधन भले ही कितना झूठ का माहौल बनाए, लेकिन जनता ने एनडीए को लगातार तीसरी बार सत्ता में लाने का मन बना लिया है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं पहला सवाल आपसे हवा के रुख पर ही पूछ लेता हूँ। 2024 में हवा का रुख किधर है? देखिए, हवा का रुख क्लियर है, मोदी जी के साथ है। इस बार ही नहीं 14 से मैं देख रहा हूँ, मोदी जी नहीं बल्कि मोदी जी के नाम पे जनता चुनाव लड़ रही है, प्रत्याशी नहीं लड़ रहे हैं। क्योंकि जो योजनाएं जनता के बीच में ले आए हैं मोदी जी की 24 के बाद का विजन, जैसे 24 के बाद क्या करेंगे, पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में लोग घरेलू बिजली के बिल से परेशान हैं। तो मोदी जी जो स्कीम ले आए हैं उस स्कीम से 5 साल के अंदर, उनका कहना है कि 5 साल के अंदर हम घरेलू बिजली का बिल
किसी गरीब को नहीं देना पड़ेगा। पहला विजन जीरो कर देंगे। तो इस स्कीम से पूरा देश एकदम खुश है। दूसरी उनकी स्कीम है कि नई शिक्षा नीति में जो कक्षा 6 से तकनीकी शिक्षा, मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, लैपटॉप, फ्रिज, एसी, ये जो शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, ये लोगों को बहुत अच्छा भा रहा है। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि सिर्फ एक सीट बीजेपी जीत रही, वो है बनारस की, और बाकी 79 सीट हम जीत रहे हैं। मतलब एक तो घोसी में भी आपको हारा हुआ। नहीं, देखिए, शायद वो एक सीट जीत जाए, शायद एक सीट पर लड़ाई है कन्नौज में, बस वही कन्नौज। वो सोचता हूँ कि हम जीता, लेकिन कन्नौज हार गए। जाके देखिए बूथ पर जाकर के, वहाँ वोट लूट रहे थे, पुलिस ने मार के लीड निकाल लिया। आप फर्जी मतदान करोगे तो पुलिस की ड्यूटी क्या है? तो फर्जी मतदान के बूथे जीतना चाहते थे, फर्जी मतदान रोक दिया सरकार ने, चुनाव आयोग ने। तो इससे वो परेशान है। तो वो ठीक उल्टा बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। वो 79 तो फाइनल हो गया, 21 सीट पर लड़ाई है। अच्छा, उन्हीं के साथ राहुल गांधी भी अब लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो वो कह रहे हैं कि मैं जितना भांप पा रहा हूँ और जितना देख पा रहा हूँ, गठबंधन का तूफान देख पा रहा हूँ उत्तर प्रदेश में। देखिए, उनके चश्मे में पावर नहीं है देखने का। सही बात तो ये है। 2017 में दोनों का गठबंधन हुआ था, दोनों मिल के 54 विधानसभा जीते थे और गठबंधन टूट गया। और यही अखिलेश जी ने भाषण दिया था मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना। ये हमको, हमारी नहीं हुई तो आप लोगों की नहीं होगी। अखिलेश जी उन्हीं के संगी बोले रहे ना। छोड़ दीजिए। अच्छा, आज आके देखिए, हम समाजवादी पार्टी के साथ थे, राहुल जी और अखिलेश जी मिलकर 54 सीट जीते। हम अकेले गए अखिलेश जी के साथ 125 पहुंचा दिए। ताकत कहाँ है? चश्मा खराब उनका हो कि हमारा? प्रियंका जी भी ताल ठोक रही हैं। वो कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में पूरी तस्वीर बदलने वाली। हम तो अभी भाषण सुन के आ रहे हैं, भाषण दिया भी और सुना भी। एक शब्द भी उन्होंने मुस्लिम के खिलाफ नहीं बोला। वो 140 करोड़ के विकास की बात करते हैं। अगर वो प्रियंका जी कह रही हैं तो थोड़ा पढ़ें, थोड़ा दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सोचें। एक योजना बता दें, हम गिनाते हैं। गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख, क्या उसमें लिखा है कि मुसलमानों को मत देना? आयुष्मान कार्ड में नहीं लिखा है? किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर वाला, राशन, इज्जत घर, आवास, एक योजना में प्रियंका जी बता दें कि जहां लिखा हो कि मुसलमान को मत देना। ये सब झूठ बोलते हैं। IAS कंपटीशन पास किया है 51 मुसलमान के बच्चे मोदी जी के राज्य में, योगी जी के राज्य में, भले भाई से किया, मोदी जी के राज्य में। क्या बोलेंगे प्रियंका जी? वो बता दें कि उनके राज्य में कितने मुसलमान IAS हुए। ये झूठ झपाट बोल के वोट लेते थे सब। यहाँ तो साफ साफ एकदम खुली किताब की तरह वोट मांगा था। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। 24 का चुनावी रण, मतदान का 5वां चरण, उत्तर प्रदेश की 14 सीट, 144 उम्मीदवार, हर सीट पर हमारी टीम तैयार, हर बूथ पर न्यूज़ 18 की नजर। आप तक पहुंचाएंगे